क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर चल रहा था संदेशवाहन कम्युनिकेशन। पार्ट नंबर 5 हम स्टार्ट करें। पार्ट नंबर 4 में हमने डिफरेंस किया था फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक व अनौपचारिक संदेशवाहन में। उसी के 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। 10 पॉइंट पर आते हैं। 10 पॉइंट हमारा है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये लोचशील या फ्लेक्सिबल नहीं होता। कारण इसका ये होता है कि यहाँ पर जिस मार्ग के अनुसार संदेश को जाना है वही मार्ग फॉलो किया जाता है, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइज़र, फिर वर्कर। बीच में कोई और व्यक्ति को हम नहीं ला सकते, ना ही इस मार्ग को त्याग कर सकते हैं, तो इसलिए लोचशीलता का गुण इसमें नहीं है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संदेशवाहन में लोचशीलता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डायरेक्टर सीधा वर्कर से या वर्कर सीधा डायरेक्टर, मैनेजर से बात कर सकता है। 11 पॉइंट है स्पष्टता या फिर क्लैरिटी, क्लियर होना। तो जो औपचारिक संदेशवाहन है इसमें क्योंकि अधिकतर लिखित में सब कुछ होता है इसलिए बात क्लियर होती है। अनौपचारिक संदेशवाहन में कुछ क्लियर नहीं होता कि जो कुछ बात हमें बताई जा रही है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। 12 पॉइंट है पूर्णता या फिर कंप्लीटनेस। औपचारिक संदेशवाहन पूर्ण या कंप्लीट होता है। कारण ये कि इसमें पूरा का पूरा लेटर जैसा भेजा गया, इन्फॉर्मेशन जैसी रिटर्न में भेजी गई वैसी हम तक पहुँच जाती है, इसी पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। जबकि अनौपचारिक संदेशवाहन में हमने सुनी सुनाई बात होती है, आधी अधूरी बात होती है, इसलिए इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है अंगूरी लता चाल या अंगूरी लता संचार, जिसे हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन और ग्रेपवाइन नेटवर्क भी कहते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन या ग्रेपवाइन नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, हम समझें कि यहाँ पर मतलब होता है कि जिस प्रकार से अनौपचारिक संदेशवाहन हमने भी पढ़ा, औपचारिक अनौपचारिक संदेशवाहन। औपचारिक संदेशवाहन में संदेश के जाने का, मैसेज के कन्वे होने का जो मार्ग होता है, पैसेज होता है, बात होता है, वो फिक्स होता है, इसी तरीके से संदेश जाएगा। अनौपचारिक संदेशवाहन में जो मार्ग होता है वो निश्चित नहीं होता, कोई व्यक्ति किसी को भी बता देता है। तो एक आदमी ने एक को, दो को बताया तो दो ने आगे 4 को बता दिया, 8 को बता दिया, तो ये आगे से आगे फैलता चलता है। बिल्कुल जैसे कि अंगूर की बेल होती है, उसका कहाँ से वो शुरू हुई, कहाँ से ख़त्म हुई, कितने ब्रांचेस हैं, उसका हम आसानी से पता नहीं लगा पाते, इसलिए हम उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या अनौपचारिक संदेशवाहन का एक प्रकार जो है वो अंगूरी लता जाल होता है। यहाँ पर किस रेफरेंस के अनुसार इसको कुछ एक पार्ट्स में भी बांटा गया। यहाँ पर हम ये बात बोले कि जो फर्स्ट लाइन में दिए गए कुछ वर्डन को समझते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फैलती है, ये सूचनाएं जो आती हैं वो सही भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं, अधूरी भी हो सकती हैं, पूरी भी हो सकती हैं। अब शब्दों के जो प्रयोग भी यहाँ पर किए जा सकते हैं, सही शब्दों का चुनाव नहीं किया जाता। प्रशंसाएं, अफवाहें, संदेश सभी कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए आपकी डेविस के अनुसार जो डायग्राम हमारे को दिया गया, प्रोफेसर की डेविस, एक कड़ी श्रृंखला, ये सिंगल स्टैंड चेन राइट साइड पे डायग्राम है। ये संदेश जो एक ही लाइन में जा रहा है, एक से दूसरे, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति। उसके बाद है गॉसिप चेन, ये गॉसिप श्रृंखला। इसमें एक व्यक्ति जो है सेंटर में है और वो बहुत सारे व्यक्तियों को अलग अलग बातचीत कर रहा है, जबकि ये सभी व्यक्ति बातचीत नहीं करते, एक व्यक्ति ने बहुत सारे व्यक्तियों को बताया। अगला है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने 2 को बताया, एक कोई छूट गया, उस व्यक्ति ने फिर नीचे एक व्यक्ति को बताया, राइट साइड वाला छूट गया, फिर उसने आगे एक और व्यक्ति को बता दिया तो लेफ़्ट वाला छूट गया। 2 व्यक्तियों को उसने बताया, कुछ व्यक्ति छूट गए। तो प्रोबेबिलिटी की किसी को हम सूचना दे देते हैं और किसी को नहीं देते। उसके बाद है क्लस्टर चेन या फिर गुच्छा श्रृंखला। इसमें बिल्कुल अंगूरी लता जाल की तरह ही गुच्छे में संदेश आगे जाता है। जिस जिस व्यक्ति को मालूम चल रहा है वो व्यक्ति आगे आगे एक एक, दो दो, तीन तीन व्यक्तियों को संदेश देता जा रहा है। तो अब इसके उद्देश्य पर आते हैं। अंगूरी लता जाल के उद्देश्य, पहला पॉइंट है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, पता लगाना कि समूह में क्या हो रहा है, टू नो अबाउट व्हाट्स गोइंग इन द कंपनी। अंगूरी लता जाल के द्वारा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा आसानी से पता चल जाता है कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है। सेकंड है कर्मचारियों की मत, भावना, प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। मत मतलब उनके विचार, भावनाएं क्या है, उनकी प्रतिक्रिया में रिएक्शन। नॉलेज अबाउट द व्यूज़, इमोशंस, रिएक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, आगे से आगे हमारे को पता चल जाता है। थर्ड है सूचनाएं तीव्र गति से फैलती हैं, आगे से आगे इनफॉर्मल तरीके से वर्बली जा रही है इन्फॉर्मेशन, स्प्रेड एट हाई स्पीड। टाइप्स ऑफ गॉसिप, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन अभी हमने पढ़ लिया। सिंगल स्टैंड जो था हमारा, मैसेज फ्लोज इन वन लाइन, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो
उसके बाद अगला टॉपिक पर आते हैं, संदेशवाहन के साधन को चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। जब हमने संदेशवाहन करना है तो कौन से माध्यम या साधन का हम चुनाव करें? क्या हम वर्बली बोल करके करें, लिख करके करें, नोटिस भेजें, कोई टेलीफोन पर बात करें, या कौन सा माध्यम हम अपनाएं? कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ हमारी है गोपनीयता, सीक्रेसी। ये हम चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब हम संदेशवान भेजें तो उसकी गोपनीयता जो है बनी रहे, बाकी लोगों को उसके बारे में जानकारी बाकी व्यापारियों को नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यापारी को भेजी। सेकंड है गति या स्पीड। जब हम चाहें कि ये स्पीड से, बहुत तेज़ गति से हमारा संदेश पहुंच जाए, तो हमारे माध्यम में गति या स्पीड का गुण भी होना चाहिए। शुद्धता को ऐसी होनी चाहिए, जो संदेश भेजा जा रहा है वही पहुंचना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है उपयुक्तता या फिर सूटेबिलिटी। जो संदेशवान का माध्यम है वो हमारी कंपनी के लिए उपयुक्त या सूट करना चाहिए। अगर अगर हमारा ऑफिस लोकल है तो हम फेस टू फेस आमने सामने बैठ के बात कर लें, अगर बहुत दूरी है तो टेलीफोन पर बात हम कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी का संदेशवाहन का जो तरीका है वह छोटी कंपनी को भी सूट करे। फिफ्थ पॉइंट है लागत या फिर कॉस्ट। इतना खर्चा इस संदेशवाहन के माध्यम का आना चाहिए जो कि हमारी कंपनी आसानी से सहन कर सके, उसको लगाने और उसको चलाने का खर्चा। सिक्स पॉइंट है सुविधापूर्ण विधि, कन्वीनियंट मेथड। सुविधापूर्ण विधि, कन्वीनियंट का मतलब है कि ये मेथड कम्युनिकेशन का इस प्रकार का होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको चला सके, ऑपरेटर के बिना भी इसे यूज़ किया जा सके। ऐसा ना हो कि वो खास जो उसका ऑपरेटर है, उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है, यदि किसी दिन वो नहीं आता है तो उस दिन हमारा कम्युनिकेशन बंद हो जाए। सेवन्थ पॉइंट है प्रभावपूर्ण, इफ़ेक्टिव, इम्प्रेसिव। कम्युनिकेशन का माध्यम ऐसा होना चाहिए कि यदि हम कोई पत्र लिख रहे हैं व्यापारी को, तो उसके पत्र के लिखने का तरीका जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए ताकि वो इम्प्रेस हो जाए कि हमारी कंपनी ने उसका विशेष ध्यान रखा है और उससे प्रभावित होकर वो हमारी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने में मदद करें। ऑटोमेटा लेखा या फिर रिकॉर्ड। भविष्य में यदि कोई अपवाद, मतभेद, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है तो कुछ ना कुछ प्रूफ हमारे पास उस कम्युनिकेशन का रहना चाहिए। अगला हेडिंग हमारे को दिया गया प्रभावी संदेशवाहन की आवश्यकता। तो यह प्रभावी संदेशवाहन के सिद्धांत या अच्छी संदेशवाहन व्यवस्था के गुण क्या होने चाहिए? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और द फीचर्स ऑफ ए गुड और कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या आवश्यकता तो उसमें होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, किन सिद्धांतों, किन फीचर्स को इसमें हमें यूज़ करना चाहिए जब हम कम्युनिकेशन करें। पहला पॉइंट होना चाहिए कि कम्युनिकेशन में संदेश जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए, परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब अपने आप में पूरा होना चाहिए कथन। क्लियर, ब्रीफ एंड कंप्लीट स्टेटमेंट। क्लियरली रिटर्न होना चाहिए, अच्छे तरीके से टाइप किया जाना चाहिए, उसमें इजी, आसान शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिनका कि सिंगल मीनिंग हो। सेकंड है शिष्टता व कर्टसी। संदेश को देते समय जब शब्दों का हम प्रयोग करें तो उसमें शिष्टता, सम्मानपूर्वक शब्दों का प्रयोग हमारे को करना चाहिए कि व्यक्ति को लगे कि कंपनी के द्वारा संदेश देते समय उसका सम्मान किया गया। थर्ड पॉइंट है आदर्श व्यवहार, अच्छा व्यवहार, आइडियल बिहेवियर होना चाहिए। मैनेजर खुद भी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए और वैसा ही वो दूसरों के साथ बातचीत करते समय प्रदर्शित भी करे। फोर्थ पॉइंट है सहयोग, कोऑपरेशन। रिसीवर जो होता है, संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद विलिंगली, खुद अपनी इच्छा से संदेश को प्राप्त करने की इच्छा जताए और उसे प्राप्त करे और उस संदेश में जो कुछ दिया गया है कार्य, उस कार्य को पूरा भी करे। अगला पॉइंट है इसमें समुचित संप्रेषण विधि, एडिक्वेट ट्रांसमिशन टेक्निक। जो एडिक्वेट, समुचित संप्रेषण विधि अपने आप में संप्रेषण का जो मेथड है, कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। प्री प्लान पहले से हमें कर लेना चाहिए कि हम संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किससे कहना चाहते हैं, कब और कैसे कहना है, ये हमें पहले प्लान करना है। सिक्स पॉइंट है संदेशवान निरंतर होना चाहिए, कम्युनिकेशन मस्ट बी कॉन्टीन्यूस। ऐसा नहीं कि एक बार संदेश दे दिया, वर्कर को काम बता दिया, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट वर्कर से टूट जाए। जब उसके सामने कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करने में हम उसकी बार बार मदद करें। सेवन पॉइंट है उचित समय पर निर्देशन, कम्युनिकेशन एट द प्रॉपर टाइम। देरी से यदि संदेश दिया जाता है, यदि मैनेजर्स ने आज कोई सूचना मांगी और हम महीने भर के बाद में उस इन्फॉर्मेशन को मैनेजर्स तक पहुंचा रहे हैं तो फिर वो किसी काम की नहीं, उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो समय पर ही जो संदेश हमारा पहुंचना चाहिए। अगला पॉइंट है संदेश की पुष्टि का सिद्धांत, कन्फर्मेशन ऑफ द मैसेज। क्या हमने संदेश जो भेजा उस व्यक्ति तक पहुंच गया, क्या वो उससे सहमत है, असहमत है, उसका कोई सुझाव है, ये सारी जानकारी कम्युनिकेशन के द्वारा हमारे को मिलनी चाहिए।
उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक, वो है अंतराल संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन गैप। इम्पोर्टेंट है, इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। अंतराल संप्रेषण या कम्युनिकेशन गैप का क्या मतलब होता है, तो जल्दी से हम समझें। कम्युनिकेशन गैप का मतलब होता है जिस समय एक व्यक्ति ने या जब एक व्यक्ति ने एक संदेश दूसरे व्यक्ति को दिया या भेजा, तो सामने वाले व्यक्ति तक उस संदेश को पहुंचने में कितना समय लगा। संदेश यहाँ से जाने में और उधर उस व्यक्ति के प्राप्त होने के बीच में जो टाइम गैप होता है, उसे हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। यह अवश्य ही कम्युनिकेशन गैप अवश्य ही होता है, कई विधियों में ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि ये कम से कम हो। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु कम अवश्य किया जा सकता है। ऐसे माध्यम का चुनाव हम करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संदेशवान प्रभावपूर्णता को सुधारना, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस और मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, या संदेशवान प्रभावपूर्णता को सुधारने के उपाय पूछे जाएँ तो यही पॉइंट्स आप देंगे। कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, उसके लिए कौन कौन से तरीके हमें अपनाने हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया, संदेशवाहन में से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना, क्लेरिफाई दी आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। जब हम संदेश करना चाहते हैं उससे पहले हमारे विचारों में संदेश क्या दिया जाना है वो स्पष्ट होना चाहिए। संदेशवान में भाषा सरल होनी चाहिए, संदेश सरल होना चाहिए, उसमें टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। सेकंड है, प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संदेशवान, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। किस लेवल का हमारा कर्मचारी है, उसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। हायर लेवल की है तो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है। वर्कर के लिए संदेश है तो उसके लिए बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। जो उसने मांगी है केवल वो इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। थर्ड, संदेश वहाँ से पूर्व अन्यों की सलाह लेना, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। इसे मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। कोई संदेशवान यदि हम करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन यदि हम देना चाहते हैं, तो उससे पहले औरों की सलाह भी हम ले लें कि इसमें कुछ और तो ऐड नहीं किया जाना चाहिए। अगला दिया गया, संदेश की भाषा, शब्द, विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना, बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, वर्ड्स एंड द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। अपने आप में संदेश जो है वो पूर्ण होना चाहिए, समय पर दिया जाना चाहिए, महत्वपूर्ण चीज़ें जो है उसमें छूट ना जाए, इन चीज़ों का भी हम ध्यान में रखेंगे। पाँचवा पॉइंट है, प्राप्तकर्ता के लिए सहायक होना चाहिए। हमारा संदेश मूल्यवान संदेश प्रेषित किए जाने चाहिए। कंटेंट्स मस्ट बी हेल्पफुल, वैल्यूएबल टू द रिसीवर। यदि जो संदेश हम दे रहे हैं यदि वो सामने वाले व्यक्ति के लिए लाभदायक है, रुचिपूर्ण है, उसकी आवश्यकता के अनुसार है, तभी वो उस पर ध्यान देगा। यदि उसकी रुचि के अनुसार नहीं है, उसके काम की चीज़ नहीं है, तो उस पर वो ध्यान नहीं देगा और हमारा संदेशवान व्यर्थ चला जाएगा। सिक्स पॉइंट है, उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। हमें को संदेश देने के बाद ये भी पता लगाना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति जिसे संदेश दिया गया उसने संदेश को प्राप्त कर लिया है। क्या जिस भावना से, जिन शब्दों के जिन जो मैसेज हम उसे देना चाहते थे, क्या उसने उसी सेंस में उसे लिया है। ये सामान्यतः यदि सामने व्यक्ति है तो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर पता लग सकता है। सेकंड पॉइंट है, संदेश की समानता, कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज। इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है हमारे मैसेज में वो परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम कुछ और कह रहे हैं फिर कुछ और कह रहे हैं। संस्था की नीतियों के अनुसार, उनकी पॉलिसीज़ के अनुसार होनी चाहिए, हमारी कंपनी के उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए। यदि हमने पहले वाले संदेश में कोई चेंज किया है, अभी कोई रूल में कोई चेंज हुआ है, तो परिवर्तन हुआ है, तो वो भी हमें अपने संदेश में बता देना चाहिए कि पहले ये था, अब उसमें ये चेंज किया गया, अन्यथा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। आठवां पॉइंट है, संदेशवान की समीक्षा, फॉलोअप ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मेथड में अगर कोई कमियां हैं हमारे, तो उसका हम पता लगाएं, सुझाव मांगे कि कैसे हम कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है, एक अच्छा श्रोता बनना, बी ए गुड लिसनर। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो केवल यही नहीं है कि हमें अपनी बात को कहना है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की क्या समस्याएं हैं, उसके क्या सुझाव हैं, उनको भी हमें सुनना चाहिए। 10 पॉइंट है, संस्था के भविष्य को ध्यान में रखकर संदेशवान करें। वाइल कम्युनिकेटिंग कीप द फर्म्स फ्यूचर इन माइंड। भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं उस प्लानिंग को भी हम अपनी कम्युनिकेशन में शामिल करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रभावी संदेशवान की बाधाएं, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे सामने कुछ बाधाएं, कुछ बैरियर्स, कुछ रुकावटें आती हैं। कौन कौन से रुकावटें आती हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ए पॉइंट ABC करके हम डिस्कस करेंगे इनको। ये पॉइंट है, भाषा संबंधी बाधाएं, सिमेंटिक बैरियर्स। जो भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, सही शब्दों का प्रयोग ये यदि नहीं करते, सामान्यतः कुछ शब्द, कठिन शब्दों का चुनाव हम करते हैं, चित्रों का, चिन्हों का प्रयोग हम लोग करते हैं। सरल शब्द जो है वो सरल होने चाहिए।
क्योंकि जो हमने शब्दों का प्रयोग किया है, संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन शब्दों का मीनिंग जो होता है अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर लगाता है। तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे वो सही चीज़ को समझे। इसमें पहला पॉइंट आएगा संदेश की गलत व्याख्या, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। यदि हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो अस्पष्ट है, गलत शब्दों का चुनाव हमने किया है, अभद्र गलत शब्दों का जो अच्छे नहीं होते वो शब्दों का हम चुनाव कर रहे हैं, वो गलत वाक्यों का प्रयोग हम कर रहे हैं, या वाक्यों का क्रम जो है वो सही नहीं है, गलत कभी कुछ जो पहला वाक्य हमने पहले लिख दिया, दूसरा वाक्य कहीं आगे जाकर लिखा, तीसरा चौथा बीच में आ गया, तो क्रम जो है वो सही होना चाहिए। सेकंड है विभिन्न अर्थों वाले चिन्ह या शब्दों का प्रयोग, सिम्बल्स ऑफ द वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। एग्जाम्पल के लिए हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यदि हम प्रॉफिट वर्ड का यूज़ करते हैं तो समझ में नहीं आता क्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजंस है, या बाद में प्रोविज़न के इत्यादि। तो ये क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है त्रुटिपूर्ण अनुवाद या फॉल्टी ट्रांसलेशन। जो इंग्लिश में हमने डायरेक्टर्स ने जो लेटर लिखा उसका जो अनुवाद या ट्रांसलेशन वर्कर को समझाने के लिए सुपरवाइज़र ने किया, यदि वो ट्रांसलेशन ही गलत थी, उसका मीनिंग गलत उसने बताया वर्कर को, तो वर्कर को गलत ही समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है अस्पष्ट मान्यताएं, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। हम लोग ये मान लेते हैं, संदेश देते समय डायरेक्टर्स ये मान लेते हैं कि वर्कर को बेसिक चीज़ों का पता होगा, इसलिए हम उन चीज़ों को क्लियर नहीं करते अपने शब्दों में। परंतु अगर वर्कर को उसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर वो जानकारी अधूरी ही होगी। आठवां पॉइंट है अर्थहीन तकनीकी भाषा, मीनिंगलेस टेक्निकल लैंग्वेज। यदि हम अपने संदेश में कुछ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग, इंजीनियरिंग, मशीन से रिलेटेड इंजीनियरिंग के टर्म्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्कर उन टर्म्स को, उन शब्दों को नहीं समझ पाते, तकनीकी भाषा को नहीं समझ पाते, तो ऐसे शब्द वर्कर के लिए अर्थहीन होते हैं और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं करते। सिक्स पॉइंट है शारीरिक भाषा व संकेतों का संदेश, ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। यदि हमने सिर हिलाया है तो इसका मतलब हाँ है या ना है, वर्कर इसमें कंफ्यूज हो सकता है। ये थी एक प्रकार की हमारी बाधाएं जिसे हम भाषा संबंधी बाधाएं कहते हैं। दूसरे प्रकार की हमारी हैं मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बाधाएं, इन्हें साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स कहते हैं। हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कम्युनिकेशन। संदेश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, क्रोधित है, अशांत है, तो वो संदेश को सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसमें पहला पॉइंट आएगा समय से पूर्व मूल्यांकन या प्री मैच्योर इवोल्यूशन। अगर हम कोई बात कह रहे हैं और अभी हमारी बात अधूरी है, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, सामने वाले व्यक्ति ने थोड़ा सा सुना और उसके बाद में वो अपना काम करने लग पड़ा, हमारी बात को पूरा नहीं सुनता, तो उसे संदेश भेजने वाले, संदेश देने वाले व्यक्ति का उत्साह जो है वो कम हो जाता है। उसे लगता है कि संदेश देने का उसका कोई लाभ नहीं है, व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या फिर अभी बात पूरी नहीं हुई, पूरा उसने सुना नहीं और उससे पहले अपनी मर्जी से ही कार्य कर दिया, जो कि गलत भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है ध्यान की कमी, लैक ऑफ अटेंशन। अगर संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वर्कर किसी और काम में बिजी है, किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी है और हम उसे कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उसका ध्यान उस कार्य में होगा जो वो पहले कर रहा है और हमारी बात को नहीं सुनेगा, तो संदेशवान यहाँ पर भी अधूरा रह सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रसारण द्वारा हानि और लॉस बाय द ट्रांसमिशन। अधिक लोगों के गुजरने से, अगर हमने संदेश दिया, वो ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों से अगर संदेश गुजरता है तो संदेश का रूप जो है वो बदल जाता है।